हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आशुतोष और मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस 3 लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात हमने डिस्कस कर लिया है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनसे बनने वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। एंड देन ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, वो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ये चीज़ ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, क्योंकि वो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे आज वाली क्लास में, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए 3 फॉर्मूले और बनते हैं, एक तो वो समझ रहे हैं। साथ में ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल बनती है, टेबल इन द सेंस कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उनका वैल्यू कितना होता है वो हमारे को समझना है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो वैल्यूज होती है वो तो हमारे को याद रखनी है। साथ में ये वैल्यूज आती कैसे है, आज आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट भी सीखने को मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवा रखी है, एक बार मैं फटाफट से उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हमको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पर। और आई होप आपको अब तक ये वैल्यू जो है वो याद भी हो चुकी होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है वो आपने याद कर रखा होगा। और ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो बनेगा वो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है वो भी आपको याद होगा। इन तीनों का ध्यान रखना यूज करते हुए, और इनके जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उनका यूज करते हुए 3 फॉर्मूले और बनेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए। तो वन बाय वन इन तीनों फॉर्मूले को देखते जाना। सबसे पहला फॉर्मूला देखना है यहाँ पर, आपको ये याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का सबसे बेस्ट पार्ट ये है, जैसा आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि लेफ्ट साइड के अंदर सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा ये दोनों ध्यान रखना प्लस की फॉर्म में है, जबकि राइट साइड में आप देखते हो तो यही दोनों वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाती है। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसका यूज कैसे करना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर लिखा हुआ मिले तो उसको ध्यान रखना, हम लोग सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको प्रूव कैसे करोगे वो देखना है। ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह पर 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। जैसा मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है और कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। तो सेक स्क्वायर की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही साइन और कॉसेक वो दोनों भी ध्यान रखना एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। ऊपर की तरफ ये क्रॉस में शिफ्ट हो जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो ऊपर की तरफ बन जाएगा। जैसा आपको पता है कि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है उसकी जगह पर 1 रख देंगे, और अपॉन में जो आ जाएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से हमें ये चीज पता है कि साइन जो होता है वो कॉसेक का इनवर्स होता है। तो जैसे जो 1 अपॉन साइन स्क्वायर जो है उसकी जगह पर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर। और जो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है उसकी जगह पर सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, इसका इनवर्स कर देंगे वापस से, कॉस स्क्वायर का इनवर्स करेंगे सेक स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर का इनवर्स करेंगे तो
कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारे को यहाँ पर प्रूव करना था, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड फॉर्मूला क्या बनता है वो देखना है यहाँ से। सेकंड फॉर्मूला ये बनेगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और इस फॉर्मूले की भी ध्यान रखना, स्पेशलिटी यही है कि यदि आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो टेन और साइन दोनों के दोनों माइनस की फॉर्म में है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये नेगेटिव फॉर्म में है। जबकि आप इसको राइट साइड देखते हो तो ये दोनों जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ गई, राइट। और इसका यूज कैसे करेंगे वो ध्यान रखना, मैं अभी तीनों फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के बाद मैं बताऊंगा कि इनका यूज कैसे करना है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो बनेगा वो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको प्रूव कैसे करेंगे वो देखना। टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। वैल्यू की फॉर्म में जो बचेगा यहाँ पर वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, एंड देन माइनस का वन बच जाएगा। आगे जब हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे है, ब्रैकेट में जब एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ऊपर की तरफ जो वैल्यू बनेगा वो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम इस फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं तो इसमें यदि हम लोग कॉस स्क्वायर को यदि राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा इस फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे है, वन माइनस कॉस स्क्वायर जो है इसकी जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और अपॉन में जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा, और साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना हमको प्रूव करना था, राइट। तो ये ध्यान रखना है ऐसे। ऐसे ध्यान रखना तीसरा फॉर्मूला समझना है ऐसे। तीसरा फॉर्मूला ये बनेगा, वेट ए सेकेंड, तीसरा फॉर्मूला जो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर ध्यान रखना जब आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये दोनों फॉर्मूले माइनस की फॉर्म में है, लेकिन ये दोनों ध्यान रखना जब राइट साइड में देखते हो तो ये दोनों ध्यान रखना मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ जाएंगे, इस तरह से बन करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज को भी याद रखना आपको, ये तीसरा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और ये तीनों फॉर्मूले का यूज क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इस वाले फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला कैसे आया वो आप समझते जाना है ऐसे। देखना इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे वो देखना। कॉट स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। दोनों में से क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर वन अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ब्रैकेट में माइनस का वन जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। आगे जब हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ऊपर की तरफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब जैसा हम जानते हैं कि फर्स्ट वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसी का हमको फिर से यूज करना है। अब की बार क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा जो है ये वाली वैल्यू जो है इसको ध्यान रखना हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही इसको राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और वो जो वैल्यू होगा वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो एक तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, देन ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा जो है वो ऐसे कैसे चलेगा, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर जो बनेगा वो कॉट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक तो ये कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना आपको याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और ये जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद रखना है। तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। और इन तीनों में एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज कॉमन है इन तीनों में। इन तीनों में क्या हो रहा है, यदि आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर दोनों प्लस की फॉर्म में थे, लेकिन राइट साइड में जब देखोगे तो दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगे। सेम चीज टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर यहाँ पर माइनस की फॉर्म में है, राइट साइड में देखोगे तो टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, जबकि आप राइट साइड में देखते हो तो ये दोनों के दोनों किस फॉर्म में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएंगे। मैं वन बाय वन इन तीनों को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रॉपर्ली इनको समझते जाना, फिर इन तीनों का यूज कैसे करना है मैं बता दूंगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर की जगह पर वन अपॉन कॉस स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ऐसे ही जो कॉसेक स्क्वायर जो है उसको वन अपॉन साइन स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों जो बनते हैं वो भी एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। और ये ध्यान रखना, इस तरह से क्रॉस में शिफ्ट हो जाएंगे, ये क्रॉस में शिफ्टिंग हो जाएगी, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू होता है फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वो वन हो जाएगा, तो वहां पर तो हम लोग वन रख देंगे। देन अपॉन में जो बचेगा, कॉस करेंगे तो सेक स्क्वायर मिलेगा, और साइन स्क्वायर का उल्टा करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ऐसे। सेकंड जो है उसमें टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है, जो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो टेन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह पर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे के ऐसे है। दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा वो वन अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा, माइनस का वन जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर जो है वो एलसीएम आ जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर आ जाएगा। वन माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। वापस से क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये जो वैल्यू बन रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू बनेगा वो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। सेम आपको क्या करना है, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे कॉट स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर लिखेंगे। कॉस स्क्वायर जो है उसको ऐसे कैसे रख लेंगे, दोनों में से कॉस स्क्वायर जो वो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वन बचेगा, एलसीएम के रूप में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और जैसे आप एलसीएम लोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा रख ही सकते हैं, और अपॉन में साइन स्क्वायर ऐसे कैसे है, और ये जो कॉस स्क्वायर है ये वाला, ये ऐसे कैसे मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है यहाँ पर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉट स्क्वायर रख सकते हैं। तो एक तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और एक जो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनका यूज कैसे करना है वो चीज देखना, देखना है ऐसे। इन तीनों फॉर्मूलों को देखो यूज क्या होता है, जैसे आपको स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से दे रखा हो सेक स्क्वायर थीटा, अभी जस्ट मैं केवल आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ इनको यूज कैसे करना है। जैसे इस तरह से आपको दे रखा हो, तो यदि आपको ये चीज दे रखी है तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को स्क्वायर रूट के बाहर नहीं लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना बीच में प्लस का साइन आ गया। लेकिन हमने जस्ट अभी फॉर्मूला याद किया कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। और क्योंकि अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ चुके हैं, तो ध्यान रखना अब आप इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हो, और जब बाहर निकालोगे तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर तो ओनली सेक थीटा बच जाएगा, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह पर कॉसेक थीटा बन जाएगा। तो बेसिकली याद रखना ये तीन फॉर्मूले क्या करते हैं, ये जो भी वैल्यू है लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को स्क्वायर रूट के बाहर निकालने में हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे आपको इस तरह से बोला जाए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको दे रखा है। अब क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो ध्यान रखना ये स्क्वायर रूट के बाहर
अभी ये नहीं आ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्योंकि अभी दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गए, तो अब ध्यान रखना ये स्क्वायर रूट के बाहर आ सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली याद रखना कि जो मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं तीनों, ये तीनों फॉर्मूले स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को बाहर लाने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर की तरफ यदि आपको लेफ्ट साइड वाली वैल्यू दे रखी है, तो उस वैल्यू को स्क्वायर रूट के बाहर लेकर के आना है। तो वहां पर ध्यान रखना इस चीज की हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बाकी इन फॉर्मूले से रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए केवल आपको इतने पॉइंट्स जो है उनको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा, फोर्थ पॉइंट बनेगा ये वाला। अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट करवा दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी है वो। आज हमारे को क्या करना है, टेबल डिस्कस करनी है। ठीक है, टेबल का मतलब जैसे जो अलग अलग एंगल्स होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, इनके ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू कितनी बनेगी, वो हमारे को अभी डिस्कस करनी है। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लिखवाया था, जब लेक्चर 1 जब हम लोगों ने किया था, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये चीज़ें। क्या क्या बताया था, एक समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें हाइपोटेनियस कर्ण, ये ध्यान रखना सबसे बड़ी भुजा होती है। हाइपोटेनियस का वैल्यू परपेंडिकुलर से भी ज्यादा होगा, हाइपोटेनियस का जो वैल्यू बनेगा वो बेस से भी ज्यादा होता है। लेकिन परपेंडिकुलर या बेस, इन दोनों में से कौन बड़ा होता है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर का वैल्यू बेस से ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लंब का वैल्यू आधार से ज्यादा, बराबर या कम, तीनों हो सकता है। लेकिन जो हाइपोटेनियस कर्ण जो होता है वो एक संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब वन बाई वन यहाँ से क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं देखते जाना। पहली चीज, जैसे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेसिक फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, पी अपॉन एच होता है। आपको ये पता है कि जो एच का जो वैल्यू है वो पी से ज्यादा है, और पी जो है वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है। यदि आप छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का डिवाइड देंगे, जब p जो है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस का जब डिवाइड देंगे, तो जब छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का डिवाइड देते हैं तो वैल्यू जो आता है वो हमेशा एक से छोटा आएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू बनता है वो हमेशा एक से छोटा होता है। और मैक्स टू मैक्स ध्यान रख लेना, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो एक के बराबर हो सकता है। ये ध्यान रखना, छोटे छोटे से पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। जस्ट एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, और इन चीजों में ध्यान रखना ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको केवल जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना, यदि आपके वो अच्छे से क्लियर है, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, एच का वैल्यू पी से भी ज्यादा होता है, एच का वैल्यू बी से भी ज्यादा होता है। तो यदि आप छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का डिवाइड देंगे तो वैल्यू जो बनेगा वो हमेशा एक से छोटा बनेगा। सेम चीज देखना कॉस थीटा के साथ में। कॉस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा। यदि आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो वही सेम चीज बन रही है, छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का डिवाइड दोगे तो वैल्यू जो बनेगा वो एक से छोटा बन जाएगा। सिमिलरली यदि आप जैसे यहाँ पर देखते हो टेन थीटा का वैल्यू वो पी अपॉन बी के बराबर होता है, यही वैल्यू बनेगा ऐसे। तो इस वाले केस में देखना, P और B में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी होगी वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व करना, यदि P का वैल्यू B से बड़ा है, आप बड़े नंबर में छोटे नंबर का डिवाइड देंगे तो वैल्यू जो आएगा वो एक से बड़ा आ जाएगा। यदि P और B का वैल्यू बराबर है, दोनों जो है वो बराबर वैल्यूज है, तो दोनों कैंसिल होकर के वैल्यू 1 के बराबर भी आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1 आ जाएगा। और तीसरा केस, यदि p का वैल्यू b से कम हो, तो छोटी वैल्यू में यदि आप बड़ी वैल्यू का डिवाइड देंगे तो वैल्यू एक से छोटा भी आ जाएगा। तो बेसिकली याद रखना, टेन थीटा का वैल्यू जो होता है वो एक से छोटा भी होता है, एक के बराबर भी होता है और एक से बड़ा भी होता है। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया, ये कभी भी ध्यान रखना एक से बड़ा नहीं हो सकता है। यदि आपको कहीं पर ऐसे लिखा हुआ मिले कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5, तो ध्यान रखना ये पूरी तरह से गलत है।
क्योंकि साइन का वैल्यू कभी भी ध्यान रखना एक से बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे यदि आपको इस तरह से लिखा हुआ मिले कि टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है 7, तो ध्यान रखना ये करेक्ट है, ये हो सकता है, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया कि 10 का जो वैल्यू है वो एक से बड़ा हो सकता है, और एक से बड़ा कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखना है ऐसे। जैसे हम लोग कॉट थीटा की बात करें तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला बनेगा वो बी अपॉन पी हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। वही सेम तीन कंडीशंस को फॉलो करना है। यदि p का वैल्यू b से ज़्यादा है तो आप क्या करते हैं, छोटी वैल्यू में बड़ी वैल्यू का डिवाइड देंगे तो वैल्यू जो बनेगा वो एक से छोटा बनेगा। यदि p का वैल्यू b के बराबर है तो दोनों कैंसिल होकर के वैल्यू एक के बराबर आ जाएगा। और यदि b का वैल्यू p से ज़्यादा है तो उस वाले केस में बड़ी वैल्यू में जब छोटी वैल्यू का डिवाइड दोगे तो वैल्यू जो बनेगा वो एक से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, आप ये कह सकते हैं कि कॉट का वैल्यू एक से कम, एक के बराबर या एक से ज़्यादा तीनों केस बन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। देन पांचवा पॉइंट देखना, जैसे हम लोग बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो एच अपॉन में बी हो जाएगा। कॉस का ये उल्टा बनता है। हमको ये चीज़ पता है कि जो एच का वैल्यू होता है वो बी से ज़्यादा होता है। यदि आप बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू का डिवाइड देंगे तो वैल्यू जो बनेगा वो एक से बड़ा बनेगा। तो हमेशा याद रखना, सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो एक से बड़ा होता है। ऐसे ही सेम चीज़ आपको कॉसेक थीटा में अप्लाई करनी है। कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो एच अपॉन में पी हो जाएगा। वही सेम चीज़ बनेगी कि एच का जो वैल्यू है वो पी से ज़्यादा होता है, और यदि एच का वैल्यू पी से ज़्यादा है तो बड़ी वैल्यू में जब छोटी वैल्यू का डिवाइड दोगे तो वैल्यू जो बनेगा वो एक से बड़ा बनेगा। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना, और वन बाई वन इनको समझते जाना। मैं पूछता जा रहा हूँ, आप रिप्लाई करते जाना क्या जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो सही है या गलत है। जैसे आपको लिखा जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वाला स्टेटमेंट सही बनेगा। और एक चीज ध्यान रखना, जहां जहां पर मैं पॉज देता हूँ वहां पर आपको रिप्लाई करना होता है। जहां पर भी आप बैठ करके पढ़ रहे हैं आप रिप्लाई करो। रिप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा, आपको जो कनेक्टिविटी है आपको बिल्कुल जैसे ऑफलाइन जैसा फील आएगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे आपसे पूछते जा रहे हैं आप रिप्लाई करते जाओगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और प्लस एक जो कनेक्टिविटी होती है क्लास के साथ में वो आपकी मेंटेन रहेगी। ठीक है, आपको जो फ्लो है वो ब्रेक नहीं होगा, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जहां जहां पर मैं पूछता जाऊँ रिप्लाई करते जाना। तो साइन थीटा का वैल्यू 0.5, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो एक से कम होना चाहिए। तो 0.5 जो है वो एक से कम है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन आपको ये लिखा जाए कि cos थीटा इज इक्वल टू 1.3, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? आपको पता है कि cos का जो वैल्यू है वो एक से कम रहना चाहिए। तो ये वैल्यू जो आ रहा है 1.3 एक से ज़्यादा आ गया, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना पूरी तरह से गलत है। ऐसे ही आपको बोला जाए टेन थीटा, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 47, क्या ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं है? आपको ये चीज़ देख रखा है कि 10 का जो वैल्यू है वो एक से बड़ा हो सकता है, तो ये 47 एक से बड़ा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आपको बोला जाए कि कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा हो लाइक 1009 दे रखा है, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कॉट का जो वैल्यू बनता है वो एक से बड़ा होता है। तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। और देखना यहाँ पर, जैसे आपको बोला जाए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 0.25 दे रखा है, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट बनेगा क्या? तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना बिल्कुल करेक्ट बनेगा, क्योंकि जो कॉट का वैल्यू होता है वो एक से कम भी होता है। तो 0.25 जो है वो एक से कम बनेगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपको बोला जाए सेक थीटा इज इक्वल टू, लाइकवाइज आपको बोला गया है 0.49 दे रखा है, क्या सेक थीटा का वैल्यू 0.49 हो सकता है या नहीं हो सकता है? हमने यहाँ से देख लिया कि सेक थीटा का जो वैल्यू है वो हमेशा एक से बड़ा रहेगा, कभी भी एक से छोटा नहीं हो सकता है। तो 0.49 जो है वो एक से छोटा आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना पूरी तरह से गलत है। और यदि आपको बोला जाए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लाइक आपको बोल रखा है 32, तो क्या ये स्टेटमेंट सही बनेगा क्या? हमको ये चीज़ देख ली कि कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो एक से बड़ा होता है, 32 एक से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। और ये चीज़ ध्यान रखना, इस बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर CDS के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं।
जैसे यूपीएससी के थ्रू जो सीडीएस का जो क्वेश्चन, सीडीएस का जो पेपर बनता है, उस पेपर के अंदर ध्यान रखना इस बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है उसका वैल्यू किस रेंज में होता है। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा एक से कम रहेगा, कॉस का जो वैल्यू है वो भी हमेशा एक से कम रहेगा, एक के बराबर भी हो सकता है, ध्यान रखना, ये आपको याद रखना है, ये मैं अभी समझा दूंगा कैसे हो सकता है। टेन थीटा का जो वैल्यू बनता है वो एक से छोटा भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है। सेम चीज ध्यान रखना, कॉट थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो एक से छोटा, एक के बराबर या एक से बड़ा हो जाएगा। सेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो हमेशा ध्यान रखना एक से बड़ा रहेगा, कभी ये एक से छोटा नहीं हो सकता है। और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो हमेशा एक से बड़ा रहेगा, ये भी कभी एक से छोटा नहीं होता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। इन बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर सीडीएस के पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रखे हैं, यूपीएससी के थ्रू वो पेपर कंडक्ट होता है। और उसमें क्या होता है, जैसे मैथ जो आती है वो 200 नंबर की आती है, ठीक है, 200 नंबर की मैथ आती है। और उसमें क्या होता है, जैसे एडवांस वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा आता है वाला। तो आपको एडवांस वाला पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको हर एक चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि साइन का जो वैल्यू होता है वो एक से कम ही क्यों होता है। ये सारे रीजंस आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर जो होता है वो केवल आपके बेसिक चेक करना चाहता है, आपके बेसिक कितने स्ट्रांग है। तो जितने बेसिक स्ट्रांग रखोगे आपको एग्जाम में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा वो देखना। देखो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमको क्या करना होता है, टेबल के अंदर वैल्यूज याद करनी होती है 0, 30, 60, 45, 90 के लिए। अब जैसे आपने वैल्यू याद कर रखा होगा कि साइन 45 का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 1/√2। कुछ बच्चों को ये वैल्यू याद होगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वैल्यू 1/√2 ही क्यों आता है। 45 डिग्री के ऊपर मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या क्या बनेगी वो सबकी मैं निकाल के बताऊंगा, तो देखते जाना है ऐसे। आपको क्या करना है, 45 डिग्री के ऊपर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू क्या क्या बन सकती है वो हमको समझना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, त्रिकोणमिति कौन से ट्राइंगल्स पे काम करती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे। जब तक समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं करेगी। अब जैसे आपको बोला जाए कि ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा है, एक एंगल तो ध्यान रखना है इसने 90 फिक्स रहेगा, उस पर तो चेंज करना ही नहीं है। ये वाला एंगल यहाँ पर बोला गया 45, तो यहाँ पर जो एंगल है वो भी कितना बनेगा, 45। और यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनके आमने सामने वाली भुजाएं जो बनेगी वो कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मान लेना जैसे ये वाली साइड जो है वो एक्स है, तो ये जो साइड बनेगी ये दोनों भुजाएं जो है वो सेम बनेगी। तो एक्स है तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और सपोज इस वाली भुजा को आप वाई मान लेना। एक त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो बनेगा वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बनेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा वो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो √2x आ जाएगा। तो यहाँ से वाई का जो वैल्यू बन करके आएगा वो √2x के बराबर हो जाएगा। अब वन बाई वन देखते जाना, मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल के बताता हूँ। जैसे आपको साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, और मैं ध्यान रखना इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग चलूंगा यहाँ पर। यदि आप इस एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा बनेगी वो परपेंडिकुलर बनेगी, इसका लंब हो जाएगा। और इसके जो साथ वाली जो भुजा है वो इसका बेस हो जाएगा। लेकिन जो 90 के सामने वाली भुजा है वो तो हमेशा ही क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जब इस एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसके सामने की तरफ x जो है, बेसिक फॉर्मूला यूज करना है p/h वाला। तो यहाँ से x अपॉन में h की जगह पर √2x आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू जो बचेगा वो कितना बच जाएगा, 1/√2 बच जाएगा। ऐसे यदि आपको cos 45 का वैल्यू निकालना है तो cos 45 के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यूज करेंगे। यदि आप इस एंगल के अकॉर्डिंग चलते हो तो इसका जो साथ वाली साइड जो है x, ये तो इसका बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस ध्यान रखना एंगल पर डिपेंड नहीं करता, वो फिक्स रहेगा। तो ये वैल्यू जो आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। ऐसे यदि आपको वैल्यू निकालना हो tan 45 का, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो p/b हो जाएगा। p का वैल्यू भी x है, b का वैल्यू भी x है, कैंसिल होकर के वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 के बराबर आ जाएगा।
देन आपको ये चीज़ पता है कि कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। तो यदि आप 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है, 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा जो बनेगा या सेक 45 जो बनेगा, वो ध्यान रखना कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का जो वैल्यू आया 45 पर वो 1/√2 है। तो इसका जब आप इन्वर्स करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, √2 आ जाएगा। और ऐसे ही यदि आप कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो वहां पर क्या करना, जो साइन 45 जो है उसका इन्वर्स कर देना। तो जब इसका इन्वर्स करोगे 1/√2 का तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से √2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल 45 के ऊपर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है यहाँ पर 90 है और ये वाला एंगल जो है यहाँ पर 45 है। तो जो तीसरा एंगल जो बनेगा वो भी 45 बनेगा। और ये दो एंगल सेम होने के कारण क्या होगा, इनकी आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं वो सेम हो जाएगी। जैसे ही ऑपोजिट साइड सेम बनेगी तो जो हाइपोटेन्यूज जो बनेगा, कर्ण का जो वैल्यू बनेगा, वो ध्यान रखना √2x के बराबर आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल दी। आप इवन ये ध्यान रखना कॉट का जो वैल्यू है वो b/p इसका यूज करके भी निकाल सकते हो। b का वैल्यू भी x बनेगा, p का वैल्यू भी x बनेगा। और जब x/x करोगे तो वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो 45 के ऊपर कैसे वैल्यू बनती है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखना है ऐसे, सेकंड हमको क्या करना है, एंगल का वैल्यू 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री ये दे रखा हो। इस वाले केस में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे निकलेगा वो हमको यहाँ से समझना है। और एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों को हम साथ में इसलिए समझेंगे, यदि एक त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 30 डिग्री है, तो तीसरा एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। या आप ये कह सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल की फॉर्म में समझा देता हूँ, एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 30 है, तो तीसरा एंगल जो बनेगा वो 60 होगा। या ये कह सकते हो कि एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 60 है, तो तीसरा एंगल कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गई कि 30 और 60 जो है वो साथ में आएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि 30 आ गया और 60 नहीं आया, या 60 आ गया लेकिन 30 नहीं आया। दोनों ध्यान रखना साथ में आएंगे, दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री पर वैल्यू क्या बनेगा वो हमको समझना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके लिए। तो इसको थोड़ा समझना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल ले लेंगे, उसके थ्रू हम लोग को ये वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करना मैं सिखा दूंगा आपको। यदि आप एक समबाहु त्रिभुज लेते हो तो उसमें तीनों भुजाएं जो बनेगी वो कैसी रहेगी, सेम हो जाएगी। तीनों जो एंगल बनेंगे वो 60 डिग्री के बराबर होंगे। ये मैंने आपको, ये चीज को याद रखना, जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ध्यान रखना, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके तीनों एंगल 60 के होते हैं। और बेसिकली आप याद रख सकते हो कि यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों जो एंगल आएंगे वो सेम आएंगे। टोटल 180 बनाना है तो 60 60 और 60 आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, एक समबाहु त्रिभुज लेकर के चलना है, यहाँ से आपको चीजें समझ में आएंगी। अब जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो जो काम करती है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए काम करती है, एक समकोण त्रिभुज के लिए। लेकिन जो हमने जो त्रिभुज लिया है ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है यहाँ पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग क्रिएट करेंगे। ज्योमेट्री का एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यदि दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, दो साइड से यदि बराबर है किसी ट्राइंगल की, तो उन दोनों के बीच में यदि आप कोण समद्विभाजक बनाते हैं तो वो ध्यान रखना सामने वाली भुजा के साथ में 90 का एंगल बनाएगा। साथ में ही वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित भी कर देगा। जैसे ही सपोज समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं जो है वो आप ए मान करके चलना। जैसे क्या करते हो, यदि आप कोण समद्विभाजक बनाते हो यहाँ पर, तो क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं यहाँ पर, तो ये कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा के लिए एल्टीट्यूड शीर्ष लंब का काम करेगा, साथ में ही सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे जाके काटेगा। तो इधर की तरफ ये वाली जो साइड बनेगी यहाँ पर, ये किसके बराबर हो जाएगी, a/2 हो जाएगा। और यदि ये एंगल बाइसेक्टर है, पूर्ण समद्विभाजक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब हमको यहाँ से समझना स्टार्ट करना है 1 बाई 1। पहली चीज तो मान लेना कि ये जो वैल्यू है वो h मान लेना। इस वाले त्रिभुज के अंदर मैं बात करूंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर क्या आएगा। तो यहां से आप ये कह सकते हो
एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बनेगा। एच स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा वो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। ये वैल्यू जो बनेगा सॉल्व करने पर वो 3a² अपॉन में 4 आ जाएगा। और h का जो वैल्यू बन जाएगा वो √3 अपॉन में 2 इंटू में a आ जाएगा। राइट, ये चीज बन जाएगी। अब मैं 1 बाई 1 आपको समझाता हूँ कि 30 के लिए वैल्यूज कैसे बनेगी सारी, और ऐसे ही एंगल 60 के लिए वैल्यूज कैसे बनती जाएगी। जैसे आपको क्या करना हो, साइन 30 के लिए आपको वैल्यू लिखना है, तो 30 डिग्री के लिए जब आप वैल्यू लिखोगे तो आप इस एंगल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इस एंगल के अकॉर्डिंग यदि आप चलते हो तो इसके सामने की तरफ जो साइड है वो तो इसका परपेंडिकुलर बनेगा, इसके साथ वाली जो साइड है वो इसका बेस बनेगा, और ये जो 90 के सामने की तरफ जो भुजा है ये वाली, ये ध्यान रखना, इसका हाइपोटेनस बनेगा, कर्ण बन जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू लिखना है तो P अपॉन एच का यूज करोगे। P का जो वैल्यू बनेगा वो a/2 हो जाएगा, और h का जो वैल्यू है वो a हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ऐसे ही क्या करना है, cos 30 का वैल्यू निकालना है। तो जब आप cos 30 का वैल्यू निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो b अपॉन एच करेंगे। एंगल 30 के लिए जो बगल वाली जो साइड है h, ये ध्यान रखना इसका बेस बनेगा, और h का जो वैल्यू है वो हमने निकाल रखा है। ठीक है, ये स्मॉल h जो है इसका वैल्यू हमने निकाल रखा है, ये √3 अपॉन में 2 इंटू ए आ जाएगा। और कैपिटल H जो हाइपोटेनियस जो है उसका वैल्यू a के बराबर है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, √3/2 के। ऐसे ही देखना है ऐसे। यदि आपको वैल्यू निकालना है tan 30 का, तो tan का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो P अपॉन में B आ जाएगा। एंगल 30 के लिए जो लंब बनेगा वो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से a/2 हो जाएगा, और इसका जो आधार बनेगा वो √3 a अपॉन में 2 हो जाएगा। 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। तीन वैल्यूज ध्यान रखना मैंने निकाल दी है, बाकी की तीन आपको निकालनी है। मैं जस्ट आपको वैल्यूज लिखवा रहा हूँ यहाँ से। tan 30 का वैल्यू हमने निकाल लिया। cot 30 जो होता है, cot का जो वैल्यू होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन √3 का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ऐसे ही sec 30 का वैल्यू जैसे आपको निकालना है, तो sec जो बनेगा वो cos का उल्टा होता है, तो √3 अपॉन 2 का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 अपॉन √3 आ जाएगा। और सिमिलरली इस तरह से ध्यान रखना है कि cosec 30 जो बनता है वो sin 30 का उल्टा बनेगा, तो sin 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 है, उसका उल्टा करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे एंगल 30 के लिए हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया सारा, एंगल 60 के लिए भी हमको वैल्यू निकालना है। 1 बाई 1 समझ से जाना। जैसे आपको sin 60 के लिए वैल्यू निकालना हो, तो sin 60 वाले केस में क्या होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, तो इस एंगल के जो सामने वाली जो भुजा बनेगी वो इसके लिए ध्यान रखना लंब का काम करेगी, और इसके साथ वाली जो भुजा है वो इसके लिए आधार का काम करेगी। लेकिन जो हाइपोटेनियस या जो कर्ण जो है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो जैसे आपको sin 60 का वैल्यू निकालना है तो P अपॉन में H हम लोग यूज करेंगे। एंगल 60 के लिए P का जो वैल्यू बनेगा वो इस वाली वैल्यू के बराबर आएगा, √3/2 a के बराबर, जो स्मॉल h का जो वैल्यू है। तो यहां से वेट ए सेकेंड, यहाँ से P का जो वैल्यू बनेगा वो √3 a/2 आ जाएगा, जबकि कैपिटल H का जो वैल्यू है वो स्मॉल a के बराबर हो जाएगा। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगा वो √3/2 इसके बराबर आ जाएगा। ऐसे ही जैसे आपको वैल्यू निकालना हो, cos 60 का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, B अपॉन एच का यूज करेंगे। एंगल 60 के लिए बेस का काम कौन करेगा, ये वाली जो साइड है ध्यान रखना ये बेस का काम करेगी, तो यहाँ पर बेस जो बनेगा वो तो a/2 हो जाएगा, और हाइपोटेनस जो है वो a के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपको tan 60 का वैल्यू निकालना है तो वो P अपॉन में B हो जाएगा। P का जो वैल्यू है वो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर P का वैल्यू हमने रखा था √3a/2, तो ये √3a/2 ये वैल्यू आ जाएगा, और B जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a/2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू जो आएगा वो √3 के
बराबर आ जाएगा। सिमिलरली यदि आप कॉट 60 का वैल्यू निकालते हैं तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, बी अपॉन पी करेंगे। टेन 60 का जो है उसका उल्टा करेंगे, तो बी अपॉन पी करेंगे तो रूट थ्री का उल्टा करोगे तो वन अपॉन रूट थ्री आ जाएगा। ऐसे ही सेक ऑफ 60 का वैल्यू निकालोगे तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, कॉस 60 जो है उसका उल्टा कर देंगे, जो कि 1/2 है, तो इन्वर्स करने पर 2 मिल जाएगा। और सिमिलरली कॉस सेक 60 का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इन्वर्स करेंगे किसका, साइन 60 का, तो रूट थ्री अपॉन टू का इन्वर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 अपॉन रूट थ्री। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, मैंने आपको एंगल 45 के लिए वैल्यूज कैसे बनती है वो समझा दिया है। एंगल 60 हो गया या एंगल 30 हो गया उसके लिए वैल्यूज कैसे बनती है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको लास्ट जो समझना है कि एंगल 0 डिग्री और एंगल 90 डिग्री उनके लिए वैल्यूज कैसे बनेगी वो समझना, और उसके बाद में जो इसका फाइनल कंक्लूजन है उसके ऊपर हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। देखना है उसे। हमको क्या करना है अब, थीटा का वैल्यू जैसे आपको बोला जाए 0 डिग्री या 90 डिग्री, इसके लिए वैल्यू जो बनती है वो कैसे बनती है वो अब हमको समझनी है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 रहेगा। अब यहाँ पर बोला गया कि थीटा का वैल्यू 90 रखना है, तीनों एंगल का जो समेशन है वो 180 बनाने के लिए जो थर्ड एंगल आएगा वो 90 के बराबर आएगा, ये चीज हो जाएगी। या यदि आप फर्स्ट एंगल तो 90 लेकर के चलना ही चलना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल जब तक नहीं बनेगा तब तक तो ट्रिग्नोमेट्री काम ही नहीं करेगी। यदि आप सेकंड एंगल को 90 मानते हैं तो थर्ड एंगल जो बनेगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि 0 और 90 जो है वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। ध्यान रखना, ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, या कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 0 आ गया लेकिन 90 नहीं आ रहा, या 90 आ गया तो 0 नहीं आ रहा, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, वन बाई वन देखते जाना। 0 वाले केस में कैसे वैल्यूज बनेगी और 90 वाले केस में कैसे वैल्यूज बनेगी। यदि आप क्या करते हो, थीटा का वैल्यू 0 लेकर के चलते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम किस तरह का बनेगा वो समझना। जैसे आपने क्या किया, एक संपूर्ण त्रिभुज लिया इस तरह से, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पर 90 का है और ये जो एंगल है ये हमारा थीटा है। तो इस वाले केस में क्या होगा, हमको क्या करना है, थीटा का जो वैल्यू है वो 0 करना है। तो ये वाली जो आर्म है, ये वाली जो भुजा है, वो क्या होगी, थीटा का वैल्यू 0 करने के लिए इसको ध्यान रखना बिल्कुल नीचे की तरफ लेते हुए आना पड़ेगा। और जब आप इसको बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, एंगल जो आप 0 बनाएंगे, तो ये वाली जो भुजा बन रही है वो इस वाली भुजा के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, इसको पूरी तरह से ध्यान रखना कवर कर जाएगी। ठीक है, तो इस वाले केस में होता क्या क्या है वो देखना। एक तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये वाला एंगल जो बनेगा थीटा, इस एंगल के जो सामने वाली जो भुजा जो है जो परपेंडिकुलर बनेगी, यदि आप इसको बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर के आओगे तो ये परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 हो जाएगा, और बेस और हाइपोटेनियस जो है वो दोनों सेम हो जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ से वन बाई वन देखते जाना, वैल्यूज जो बनेगी वो कैसे कैसे बनेगी। जैसे आपको वैल्यू लिखना हो साइन 0 का, तो साइन 0 का वैल्यू लिखना है पी अपॉन में एच आ जाएगा। एच का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन हमको पता है कि पी का वैल्यू जो है वो 0 है, तो जैसे पी का वैल्यू 0 रखोगे 0 अपॉन समथिंग कितना आ जाएगा, ऐसे 0 आ जाएगा। ऐसे यदि आपको वैल्यू निकालना है कॉस 0 का, तो वो बी अपॉन में एच हो जाएगा। बी और एच दोनों बराबर है, यदि ये दोनों बराबर है तो कैंसिल करके वैल्यू 1 हो जाएगा। टेन 0 का वैल्यू लिखोगे तो वो पी अपॉन में बी आ जाएगा। पी का वैल्यू जो है वो 0 है, बी का वैल्यू चाहे से कुछ भी हो, 0 में किसी नंबर का डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ऐसे यदि आपको कॉट 0 का वैल्यू लिखना है तो आप क्या करना है, ऐसे बी अपॉन पी हम लोग यूज करेंगे। तो b जो है वो तो यहाँ पर रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। अब किसी वैल्यू में जब 0 का डिवाइड देते हैं तो वैल्यू कितना आता है, इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे ही sec 0 का जब वैल्यू निकालेंगे तो हम उस वाले केस में क्या करेंगे, h अपॉन में b आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो कैंसिल होके 1 मिल जाएगा। और लास्ट में जो बचेगा cosec 0, उसके लिए h अपॉन में p आ जाएगा। किसी वैल्यू के अंदर यदि आप 0 का डिवाइड देते हैं तो कितना मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। बेसिक ध्यान रखना आपको इस वाले केस में, इस चीज को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझ जाओगे दिक्कत नहीं आएगा। आपको करना है क्या, यदि एंगल 0 बनाना है
तो उस वाले केस में एक एंगल तो ध्यान रखना 90 रहेगा यहाँ पर, ये तो 90 रहना ही रहना है। यदि आप इस एंगल को जीरो बनाना चाहते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस एंगल को यदि आपको जीरो बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो साइड है वो बिल्कुल इस वाले के ऊपर ओवरलैप करेगी, कवर करेगी, क्योंकि ध्यान रखना इसको जितना हम लोग क्लोज लेकर के आएंगे, जितना पास लेकर के आएंगे, एंगल जीरो हमें तभी मिल पाएगा। और जैसे ये जो हाइपोटेनियस जो है, ये ध्यान रखना इस थीटा एंगल के लिए ये हाइपोटेनियस बनना है, ये यहाँ पर बेस बनेगा और ये परपेंडिकुलर बनेगा। जैसे ये लाइन इसको ओवरलैप करेगी, परपेंडिकुलर का वैल्यू तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और ओवरलैप करने पर पी का वैल्यू जो है वो एच के बराबर हो जाएगा। तो ये केस बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन हम लोग समझते हैं कि 90 वाले केस के लिए वैल्यूज कैसे हम लोग निकालेंगे। जैसे हमको बोला जाए कि थीटा बराबर जो है वो 90 होना चाहिए, तो थीटा बराबर 90 वाले केस में क्या होगा वो देखना, हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना ही लेना है जिसका एक एंगल जो है वो तो 90 हो गया, अब दूसरा एंगल भी 90 बनाना है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर एंगल जो है उसको थीटा मान लेना। अब की बार हमको क्या करना है, जो ये थीटा जो है उसको 90 बनाना है, और 90 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन बन रही है इस वाली लाइन को मुझे इस तरफ आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना काइंड ऑफ बिल्कुल इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। यदि आपको 90 बनाना है यहाँ पर भी, तो इस लाइन को क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, और राइट साइड में जब आप शिफ्ट करेंगे इस तरह से, ध्यान रखना इसको राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ध्यान रखना यहाँ पर 90 मिल पाएगा थीटा का वैल्यू। जैसे ही थीटा का वैल्यू 90 होगा तो क्या क्या चीजें होगी वो देखना। इस एंगल थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर हाइपोटेनियस है, और ये यहाँ पर बेस बनेगा। अब यदि ये यहाँ पर थीटा का वैल्यू आप 90 पर शिफ्ट करते हो, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, एक तो ध्यान रखना ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान रखना ये जो लाइन बनेगी, ये वाली लाइन और एक ये वाली जो लाइन है, ये ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएगी, बिल्कुल सेम आ जाएगी। और हम क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है और इसको बिल्कुल क्लोज ले आएंगे, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या होगा, एक तो ये वैल्यू बन जाएगा, साथ में बी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, जीरो। ध्यान रखना ये जो लाइन है इसको बिल्कुल हम लोग श्रिंक कर लेंगे, इस तरह का डायग्राम बनेगा, ध्यान रखना ये, मतलब ये बिल्कुल एक पॉइंट पे आ जाएगी चीजें, परपेंडिकुलर भी यहीं पर ही है और हाइपोटेनियस जो है वो भी यहीं पर ही है, और ये जो पॉइंट मात्र जो है ये ध्यान रखना आपका बेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो पी और एस तो बराबर हो जाएंगे और बेस का जो वैल्यू बनेगा वो जीरो हो जाएगा। अब वन बाई वन देखते जाना वैल्यूज कैसे बनती जाएगी। जैसे आपको वैल्यू लिखना हो साइन 90 का, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच हो जाएगा। पी और एच दोनों बराबर है तो कैंसिल होकर के वन हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 90 का वैल्यू लिखना है तो वो बी अपॉन एच हो जाता है। बी का वैल्यू क्योंकि यहाँ पर जीरो है, जीरो में यदि आप किसी का डिवाइड देंगे जीरो अपॉन एच तो वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। ऐसे ही यदि आपको वैल्यू निकालना है 1090 का, तो वो P अपॉन में B बनेगा। P का जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं कितना है, लेकिन ये पता है कि B का वैल्यू जीरो है। किसी वैल्यू में यदि आप जीरो का डिवाइड देते हैं तो कितना मिलता है, इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे ही कॉट 90 जो बनेगा वो B अपॉन में P हो जाएगा। B का वैल्यू यहाँ पर जीरो है, अपॉन में P आ जाएगा। जीरो में किसी नंबर का डिवाइड दोगे तो ध्यान रखना इनफाइनाइट नहीं बनेगा, ये जीरो बन जाएगा। ऐसे ही sec 90 का जो वैल्यू बनेगा वो h अपॉन में b के बराबर होगा। तो यहां से क्या करेंगे, h अपॉन बी करना है। h का वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन b का वैल्यू पता है कि वो जीरो है। किसी नंबर में जीरो का डिवाइड दोगे इनफाइनाइट मिलेगा। और लास्ट में cosec 90 जो बनेगा वो h अपॉन पी हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल होकर के कितना बना देंगे, वन बना देंगे। तो ये चीजें ध्यान रखना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एंगल जीरो के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, और इनको ध्यान रखना ये थोड़ी सी हाई लेवल की चीजें हैं, थोड़ी अच्छी लेवल की चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक दो बार में समझ में नहीं आएगी, आपको बार बार इनका रिविजन करना पड़ेगा, बार बार खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के ध्यान रखना ये चीज समझ में आएगी। एक बार के लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन चीज आपको ये दोनों चीजें याद रखनी, एक तो ये वाला चीज और एक यहाँ पर जो ये जो चीज बनी है इसको याद रखना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यदि एंगल जीरो बनाना है, यदि आपको एंगल का जो वैल्यू है वो जीरो बनाना है तो ध्यान रखना इस लाइन को इस तरफ लेकर के आना पड़ेगा।
लेकिन यदि आपको एंगल का वैल्यू 90 बनाना है तो इस लाइन को इस तरफ लेकर के जाना पड़ेगा, और जो डायग्राम बन जाएगा वो इस तरह का हो जाएगा। पी और एच ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। और ये जो बी जो होगा, इस लाइन को हम क्या करेंगे, बिल्कुल श्रिंक कर देंगे, बिल्कुल छोटा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल एक पॉइंट मात्र बन जाएगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, पी और एच दोनों बराबर हो जाएंगे। जबकि इस वाले केस में जब आप इस लाइन को इस तरफ लेकर के आओगे, तो ये जो एच वाली जो लाइन है, ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन ध्यान रखना इसको पूरी तरह से कवर कर लेगी। तो बी और एच का वैल्यू बराबर हो जाएगा। और जैसे ये लाइन जो है इस तरफ आ जाएगी, ये लाइन दोनों एक दूसरे को कवर कर चुकी है, तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी अच्छे लेवल की चीज़ें हैं, इनको रिवाइज करना। अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन जो है वहां पर चल रहे हैं। देखना है यहाँ से आपको करना क्या है, जो भी वैल्यूज है वो मैं लिखता जाऊंगा, और इसको प्रॉपर एक टेबल बना करके लिखना है आपको। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या करना है, टेबल बना लेना, ये जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनल जो कंक्लूजन है वो आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये टेबल आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 0 डिग्री के लिए वैल्यू याद रखना है, देन 30 डिग्री के लिए वैल्यू याद रखना है, देन इसी तरह से 45 डिग्री के लिए आ जाएगा, देन उसके बाद में 60 डिग्री के लिए आ जाएगा, और लास्ट में 90 डिग्री के लिए आ जाएगा। वन बाई वन देखते जाना। साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा 0 डिग्री पर वो 0 आ जाता है, 30 के ऊपर 1/2 आ जाएगा, 45 के ऊपर 1/√2 आ जाएगा, 60 के ऊपर जब वैल्यू निकालोगे तो वो √3/2 आता है, और 90 के ऊपर 1 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा का वैल्यू ध्यान रखना, यदि आपको करना क्या होता है, आप साइन का वैल्यू याद कर लो, फिर क्या करना, जब कॉस का वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करना, उल्टा करके लिख देना, ये 1 जो है उसको आगे ले आना, फिर √3/2 आ जाएगा, 1/√2 जो है वो ऐसे कैसे हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और लास्ट में 0 आ जाएगा। फिर यदि आपको क्या करना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में ये साइन थीटा की जो वैल्यूज है उनको तो याद करना ही करना है। इवन मैं तो आपको यही कहूंगा कि स्टार्टिंग में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनका वैल्यू आपको याद रखना है। फिर जैसे कॉट का वैल्यू निकालना है तो टेन का उल्टा कर देना, सेक का वैल्यू निकालना है तो कॉस का उल्टा कर देना, और कॉसेक का वैल्यू निकालना है तो साइन का उल्टा कर देना। और ये वैल्यूज बनती कैसे है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। टेबल की फॉर्म में कैसे याद रखना है वो मैं 1 बाई 1 एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। साइन का वैल्यू याद रखोगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आ जाएगा। इनको उल्टा करके लिख देना, 1 इधर आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2 ऐसे कैसे, फिर 1/2 आ जाएगा, और फिर 0 इस तरह से चले जाएगा। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना, साइन थीटा के अंदर कॉस थीटा का डिवाइड देते जाना, ठीक है। जो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा में किसका डिवाइड देंगे, कॉस थीटा का। तो जब आप 0 में 1 का डिवाइड दोगे तो 0 मिलेगा, 1/2 में √3/2 का डिवाइड दोगे तो 1 में √3 आ जाएगा, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड दोगे तो सेम नंबर का डिवाइड देने पर 1 आ जाएगा, √3/2 में 1/2 का डिवाइड दोगे तो √3 मिल जाएगा, और 1 में जब 0 का डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर सेम चीज आपको क्या करना है, जैसे कॉट का वैल्यू लिखना है तो एक तरीका तो आपके पास ये है, कॉट का वैल्यू लिखने के लिए आप कॉस थीटा के अंदर डिवाइड देना किसका, साइन थीटा का। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर क्या करना है, इनको उल्टा करके लिखना स्टार्ट करना। सबसे लास्ट में जो इनफाइनाइट है वो पहले आ जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 में √3 आ जाएगा, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपको क्या करना है, सेक थीटा का वैल्यू लिखना है तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, इधर की तरफ मैं लिख देता हूँ। सेक थीटा का वैल्यू जो होता है वो किसका इनवर्स होता है, कॉस थीटा का। कॉस का जो वैल्यू है उसको उल्टा करते जाना, तो जब आप 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही मिलेगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 में √3 आ जाएगा, 1/√2 का इन्वर्स करेंगे तो √2 आ जाएगा, 1/2 का इन्वर्स करेंगे 2 आ जाएगा, और 0 का इन्वर्स करेंगे, ध्यान रखना 1/0 बनेगा, और उसको हम लोग क्या लिखेंगे,
इनफाइनाइट लिखेंगे। और सिमिलरली ध्यान रखना लास्ट में कॉसेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा, जैसे सेक का जो वैल्यू होता है वो कॉस का उल्टा होता है, ऐसे ही ध्यान रखना कॉसेक थीटा का जो वैल्यू बनता है वो किसका उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का। ठीक है, इसका उल्टा करते जाएंगे। तो जब आप जीरो का इन्वर्स करोगे तो कितना मिलेगा, 1/0 बनेगा, जिसको क्या लिखेंगे हम लोग, इनफाइनाइट। 1/2 का इन्वर्स करेंगे 2 आ जाएगा, 1/√2 का इन्वर्स करेंगे तो √2 आ जाएगा, √3/2 का इन्वर्स करेंगे तो 2/√3 बनेगा, और 1 का इन्वर्स करेंगे तो 1 ही मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, 1 या 2 बार में आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, बट आप यदि प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं, इनका रिविजन करते हैं, तो ध्यान रखना आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। मैं हर एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने हर एक छोटे से छोटे डाउट को भी आपका क्लियर किया है। इवन जैसे ये 30 डिग्री पर वैल्यू ही क्यों आता है, ये वैल्यूज क्यों आती है, 60 पर वैल्यू कैसे निकालते हैं, 45 पर कैसे निकालते हैं, 90 पर कैसे निकालेंगे, 0 पर कैसे निकालेंगे, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये चीज़ें ध्यान रखना आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। साथ में ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है आपको कि ये जो वैल्यूज़ है, ये जो टेबल में जो मैंने वैल्यूज़ लिखवाई है, ये निकाली कैसे है वो तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन आपको ये वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए। ये 3 आपको याद रखना है स्टार्टिंग वाले। यहाँ पर जो ये चीज जो चीजें हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है। कॉट का वैल्यू निकालना है, टेन का उल्टा कर लेना। कॉस का वैल्यू निकालना है तो सेक का उल्टा कर लेना, या सेक का वैल्यू निकालना हो तो कॉस का उल्टा कर लेना, और कॉसेक का वैल्यू निकालना है तो साइन का उल्टा कर लेना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये चीज मैंने एक तो आपको करवाई आज वाली क्लास में। और एक चीज जरूर ध्यान रख लेना, जो स्टार्टिंग में आपको 3 फॉर्मूला जो लिखवाए थे, पहला फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करते हैं, ये फॉर्मूले स्क्वायर रूट के अंदर की तरफ जो वैल्यू होती है उसको बाहर की तरफ लाने में हेल्प करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो बनेगा वो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और तीसरा जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए। तो इतना जो पार्ट है उसको जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब चीज़ों को मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको एक्सप्लेन किया है, और आपको इनको रिविजन करना पड़ेगा, बार बार रिविजन करना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक बार आपको क्या करना है, वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाना है। देन उसके बाद में नोट्स वाली जो कॉपी है उसको बिल्कुल सामने रखना, वीडियो को फिर से प्ले करना, और जहां जहां पर आपको डाउट आएगा वो सारा वहां पर क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद में क्या करना, आप जो वीडियो है उसको बिल्कुल बंद कर देना। फिर आपको जो रिवीजन करना है वो नोट से करना है। बार बार ध्यान रखना, यदि आप वीडियो के थ्रू रिवीजन करते हैं तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, केवल वीडियो को 2 बार देखना है। एक बार नोट्स बनाते हुए देखते जाना, और दूसरी बार क्या करना, जब आप वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं तो एक बार वीडियो को प्ले करना, थोड़ा सा क्या करना, इसको स्पीड बढ़ा करके प्ले कर लेना, और साथ में क्या करना, जो नोटबुक है उसको सामने रखना और रिवीजन करते जाना। उसके बाद में वीडियो को बिल्कुल क्लोज कर देना, और आपका जो काम बचेगा केवल नोट्स के थ्रू आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो आज वाली क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसका प्रॉपरली रिवीजन करना। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो मंडे को होगी। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो आपका बेसिक पार्ट है उसमें आपके 2 लेक्चर और लगेंगे। उसके बाद में आपकी बेसिक पार्ट की थ्योरी जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद में हम लोग वेंसडे के समथिंग से, बुधवार से हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक पार्ट के जो क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपको रिविजन करना है, इसका रिविजन करना प्रॉपरली, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो हम लोग मंडे को लेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।